जो कि भगत सिंह का बहुत ही ज़्यादा मशहूर कोट है कि हमें गोरे अंग्रेज़ को भगाना है, साथ में बुरे अंग्रेज़ों से भी लड़ना है। दोनों के खिलाफ, दोनों से आज़ादी चाहिए, उत्पीड़न से आज़ादी चाहिए जो मज़दूरों को दबा रहा है, जो दलितों को, अल्पसंख्यकों को दबा रहा है। और 2017 के अंदर मैंने अपनी क्लास में पूछा था कि ये कानून तो बहुत ही कमज़ोर हैं। आज वो सारे कमज़ोर कानूनों को भी ख़त्म कर दिया है। आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, उस समय कहा कि हमें डर से मुक्ति चाहिए, हमें एक्सप्लॉयटेशन से मुक्ति चाहिए। और आज फिर से वही डर के अंदर, परमानेंट डर के अंदर नियो स्लेवरी का ये दौर इंट्रोड्यूस कर रहा है ये श्रम कानून, क्योंकि इसमें आप कोर्ट जा ही नहीं सकते, क्योंकि आप जहाँ काम कर रहे हैं वो कहेगा किस कानून में अब आप अंदर जाएंगे। वो कह रहे हैं कि डोमेस्टिक वर्कर्स जो हैं वो तो वर्कर ही नहीं है, अभी भी वही पुरानी सोच के साथ कि ये तो वर्कर ही नहीं है, इनको हम रजिस्ट्रेशन नहीं देंगे। डोमेस्टिक वर्कर्स है, वो सारे क्षेत्र है जिसको पहले वर्कर का दर्जा नहीं दिया जाता था, उनको हमने इसमें इंक्लूड किया है और उनको हमने वर्कर का दर्जा दिया है। ये एक झूठ बहुत ही बड़े लेवल पे बोला जा रहा है। इनफैक्ट आप कोई अखबार करें इस्तकबाल। जय भीम, लाल सलाम। मेरे से पहले काफ़ी वक्ताओं ने श्रम कानून के ऊपर बातचीत रखी है और मुझे लगता था, जब मैं सबको सुन रही थी तो मुझे लगा मैं भी सेम ही बातचीत करूंगी, लेकिन फिर मेरे को ध्यान में आया जब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर इस तरह के तमाम प्रोग्राम में बहुत सारे साथियों के साथ ही काफ़ी सारे जब हम स्टूडेंट थे और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में लॉ की पढ़ाई कर रही थी, तब जब मैंने लेबर का मेरा जो पेपर था, लेबर लॉ का जो पेपर था, उसको मैंने पढ़ा तो हमें उस समय लगा कि ये क्या है, ये तो बड़ा कमज़ोर है। उस समय भी यही था कि ये बड़ा कमज़ोर है। ट्रेड यूनियन एक्ट है, उसमें भी अपने मसले थे। कॉन्ट्रैक्ट लेबर एबॉलिशन एंड रेगुलेशन एक्ट है। तो पहला सवाल मैंने क्लास में पूछा कि ट्रेड यूनियन रेगुलेशन एंड अबॉलिशन एक्ट है, तो पहले एबॉलिशन होना चाहिए, बाद में रेगुलेशन होना चाहिए, एबॉलिश होना चाहिए, क्यों कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को रखना है? तो तमाम सवाल उस समय भी आते थे कि ये जो कानून है ये कितने कमज़ोर हैं और ये कानून को और बेहतर बनाने की लड़ाई लड़नी है। और अगर हम कानूनों को देखें, जिन कानूनों को आज हम बचाने की बात कर रहे हैं, ये उस दौर के कानून हैं जब देश की स्वतंत्रता की लड़ाई को लड़ा जा रहा था। अगर हम देखें तो मिनिमम वेज का कानून 1948 का है, फैक्ट्रीज़ एक्ट जो है वो 1883 की है, फिर 1948 का आया। तो ये सारे कानून उस समय पे जब हमारे स्वतंत्रता सेनानी देश को आज़ाद कराने के खिलाफ लड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि हम किसी के गुलाम नहीं बनेंगे, तो उस समय वो इस चीज़ को सिर्फ नहीं कह रहे थे, जो कि भगत सिंह का बहुत ही ज़्यादा मशहूर कोट है कि हमें गोरे अंग्रेज़ को भगाना है, साथ में बुरे अंग्रेज़ों से भी लड़ना है। तो उस समय ये बात कही गई थी बहुत स्पष्ट रूप से कि हमें दोनों के खिलाफ, दोनों से आज़ादी चाहिए, उत्पीड़न से आज़ादी चाहिए जो मज़दूरों को दबा रहा है, जो दलितों को, अल्पसंख्यकों को दबा रहा है। और साथ ही में हमें जो इनकी तमाम इस तरह की नीतियां हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि नियो लिबरल पॉलिसीज़ हैं, उसके खिलाफ भी हमें लड़ना है। तो ये उस समय के कानून हैं। और आज अगर हम देखें, जब हम बात करते हैं कि भारत के 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस है और तमाम अभी कार्यक्रम इसके ऊपर चल रहे हैं, और 75 ईयर्स के इंडिपेंडेंस के बाद आज हमें क्या, मज़दूरों को क्या गिफ्ट मिला है, वो है 4 नए श्रम कानून। और जब 4 नए श्रम कानूनों को आप ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे, उसके ऊपर अभी चर्चा हुई है और चर्चा हम करेंगे, तो ये दिखता है कि जो उस समय 2017 के अंदर मैंने अपनी क्लास में पूछा था कि ये कानून तो बहुत ही कमज़ोर हैं, आज वो सारे कमज़ोर कानूनों को भी ख़त्म कर दिया है। तो जो थोड़ा बहुत बैंडेज लगाने का काम करते थे हम कोर्ट में जाके, वो बैंडेज भी आज उतार दी गई है और कहा है कि अब इसी तरह से है, आप चलाइए। तो ये मुझे लगता है कि इस समय के अंदर आज हम हैं। और मैं जब नया मैंने कानून प्रैक्टिस करना शुरू किया तो एक केस मैंने किया कुछ मज़दूरों का, जो है कलावती सरन अस्पताल, यहीं पे है, सरकारी अस्पताल है। उनके कुछ मज़दूर हमारे पास आए और वो सारे असंगठित क्षेत्र के मज़दूर थे, सारे सफाई कर्मचारी की वहाँ पे यूनियन थी।
असंगठित क्षेत्र की सफाई कर्मचारी। तो आप समझ लें कि उनके पास कोई प्रोटेक्शन नहीं है पुराने कानूनों में भी। उन्होंने नीचे केस डाला कि हम तो समान काम करते हैं, सेम काम मैं करता हूँ रोज़ उतना ही जितना कोई परमानेंट वर्कर है, मुझे भी उतना ही बेनिफिट मिलना चाहिए, जिसको हम कहते हैं समान काम का समान वेतन। हमने नीचे केस लगाया, केस लंबा चला, लेकिन उनके पक्ष में फैसला आया कि हाँ, इनको भी उतना ही पैसा मिलना चाहिए जितना कि उनको मिलता है जो वहाँ पर स्थायी रूप से काम कर रहे हैं। फिर उन्होंने वहाँ पर केस लगाया कि मिनिमम वेज भी मिलना चाहिए। मिनिमम वेज भी नहीं मिलता था। केंद्र सरकार का जब अस्पताल है तो दिल्ली सरकार का मिनिमम वेज हमें क्यों मिल रहा है, वो केस लगा। मैं ये क्यों बता रही हूँ आप लोगों को, मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि तमाम केस उन्होंने लगाए और तमाम केस में उन्होंने जीत भी हासिल की, लेकिन क्योंकि वो असंगठित क्षेत्र के मजदूर थे, अस्पताल और जो हमारी सरकार है वो भड़क गई। सरकार ने कहा अरे ये तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन बनाने लग गए हैं, यूनियन कैसे बना रहे हैं ये लोग, तो चलो इनके ऊपर हमला करते हैं। और उनको जो पिछले 20 साल से वहाँ काम कर रहे थे, अलग अलग ठेकेदार आता था, ठेकेदार जाता था, वो लोग अपना काम बरकरार रखते थे। तो एक नए ठेकेदार को बुलाकर उन सबको मास टर्मिनेशन उनका कर दिया कि आप सबको हम निकाल रहे हैं। हम तुरंत हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट से हमें स्टे मिला, लेकिन वो जो स्टे ऑर्डर है वो पिछले 3 साल से किसी भी हाईकोर्ट के भी 10 जज चेंज हो गए, किसी ने भी इम्प्लीमेंट नहीं किया। 3 साल से वो लोग बाहर हैं, 3 साल से वो लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन वो ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ जो उनके फेवर का ऑर्डर है। तो ये तो हमारे कानून थे जिसमें थोड़ा बहुत कहते हैं ना पॉसिबिलिटी है, रास्ता है जिससे आप कुछ हासिल करने का कोशिश करते हो। आज वो हासिल करने वाले दरवाजे पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। तो मैंने जब वो कलावती सरन के वर्कर का बताया, और मैं पिछले 1 साल से यहाँ थी भी नहीं, मैं बाहर गई थी पढ़ने, में वापस आई तब भी वो केस वैसा ही पड़ा है। तो ये हमारा जो कानून है, हमारे कोर्ट हैं, उसका एक रुख भी, उसका एक कैरेक्टर भी हमको दिखाता है। और कॉलिन सर ने बहुत अच्छे से बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से पिछले कुछ वर्षों में जो कानूनी अधिकार थे उसको ख़त्म किया है। लेकिन फिर भी जो पुराने आज लेबर कोड को हम बचाने, लेबर के जितने एक्ट है उसको जब हम बचाने की बात कर रहे हैं, तो एक चीज़ बहुत स्पष्ट है कि वो कानून उस समय बने थे इस अंडरस्टैंडिंग पे कि पावर इम्बैलेंस है, हायरार्की है, और ये कानून बने थे मार्केट को, कैपिटल को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन आज के जो कानून है वो उसका उल्टा कर रहे हैं। वो मार्केट को कह रहे हैं कि आप लोग जैसे भी मजदूर को कंट्रोल करना चाहो, आप मजदूर को कंट्रोल करो, कोई आपके ऊपर कानूनी रूप से आपको पूरा छूट दिया जाएगा कि आप जो करना चाहते हैं आप उसमें करना। तो मुझे लगता है ये एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा चेंज है जो आज हम कानून में देख रहे हैं। और कुछ कानूनी रूप से जो चेंजेस आए हैं उसके बारे में मैं बात करूंगी। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड जो नया कानून आया है उसके ऊपर भी बात हुई है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट होता था 1947 का। आप सोचें कि जब देश आज़ाद हुआ उस समय एक कानून आया, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, जिसमें अगर मुझे कोई निकाल रहा है तो मैं ये कह सकता हूँ कोर्ट में जाके कि आप प्लीज़ इसको चेक करिए, मुझे रिंट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए, 1 महीने का मुझे पगार मिलना चाहिए, इसका चेक होना चाहिए कि ये मुझे किस बेसिस पे निकाल रहा है, ये गैर कानूनी है। हम कोर्ट जाके इस तरह की तमाम दलीलें देते थे। लेकिन आज इसमें क्या कानून ने क्या किया है, आज कानून इस चीज़ को कह रहा है कि अगर 300 से ज़्यादा वर्कर किसी जगह पे काम नहीं कर रहा तो ये जो पुराना कानून का मॉडल था वो आप पे लागू नहीं होगा। और मेरे से पहले जो साथी बात कर रहे थे उन्होंने इस चीज़ को समझाया कि भारत के अंदर कम से कम इसका प्रैक्टिकल इफ़ेक्ट ये है कि लगभग 90% इस्टेब्लिशमेंट ऐसे हैं जिसमें 300 से कम वर्कर काम करता है। तो आप देखिए कि पूरे रूप से पेंट कर दिया कि अब ये कानून आपके ऊपर है ही नहीं। तो इसका रिज़ल्ट क्या है, इसका रिज़ल्ट है कि एक परमानेंट फियर के अंदर आपका जो वर्कर है, जो मज़दूर है, वो रहेगा। एक परमानेंट फियर की आज मेरे सर के ऊपर एक स्टिक है जो कभी भी मेरे पे पड़ सकती है। तो इसको कहते हैं कि रोज़ जब आप काम करने के लिए जा रहे हैं तो रोज़ आपका एक नया टेस्ट है
जब भी आप रोज़ पहुंचते हैं तो वर्कर के लिए रोज़ एक नया परफॉर्मेंस है। रोज़ आप घुस के आपको एक्टिंग करनी है कि आज कहीं वो जो स्टिक है वो मेरे ऊपर ना पड़ जाए। तो ये जो परमानेंट फियर है, ये परमानेंट फियर इंट्रोड्यूस करते हैं ये नए कानून। और जिस तरह से कॉलिन सर ने बोला कि ये आर्मी ऑफ स्लेव्स बना रहे हैं, तो ये नियो स्लेवरी ही तो है। हमने उस समय में जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी उस समय कहा कि हमें डर से मुक्ति चाहिए, हमें एक्सप्लॉयटेशन से मुक्ति चाहिए, और आज फिर से वही डर के अंदर, परमानेंट डर के अंदर नियो स्लेवरी का ये दौर इंट्रोड्यूस कर रहा है ये श्रम कानून। क्योंकि इसमें आप कोर्ट जा ही नहीं सकते, क्योंकि आप जहाँ काम कर रहे हैं वो कहेगा किस कानून में अब आप अंदर जाएंगे, किस कानून में आप जाके बोलेंगे कि मुझे गलत रूप से निकाला गया है, कौन चेक करेगा। सिमिलरली आप देखें, कॉन्ट्रैक्ट लेबर का एक पूरा प्रोविज़न था, पुराना एक्ट था, जिसमें अधिकतर हम नीचे जाते थे, कहते थे कि ये अगर एक अस्पताल के अंदर सफाई कर्मचारी हैं और वहाँ पे कोई परमानेंट भी काम कर रहा है और हम लोग अस्थायी हैं, हम परमानेंट नहीं हैं, लेकिन हमारा काम बिल्कुल सेम है, हम सेम काम करते हैं, सेम मशीन, सेम शिफ्ट, सेम हमारा अटेंडेंस है, एक भी उसमें अलग चीज़ नहीं है, तो हम नीचे जाते थे। और कानून भी इस चीज़ को एक्नॉलेज करता था कि हाँ, इस तरह के कुछ काम हैं जिसमें आपका सेम काम हो सकता है, तो हम कॉन्ट्रैक्ट लेबर को अबॉलिश करेंगे। पहले कानून इस चीज़ को एक्नॉलेज करता था, आज ये पूरा एक्ट ही गायब कर दिया है। ये एक्ट ही नहीं है अब ये पूरा एक्ट नहीं है, और कॉन्ट्रैक्ट लेबर को प्रॉब्लम ही नहीं माना जाता। हम जो कहते हैं ठेका प्रथा खत्म किया जाए, क्योंकि ठेका प्रथा ही तो फ्यूडल प्रथा है। एक सर पे मास्टर जी का स्टिक है कि आज अच्छा तुमने आज टाइम पे 5 मिनट लेट आए, कल से नहीं आना। आज वो ठेका प्रथा को उन्होंने कानूनी रूप से अप्रूवल दे दिया है, तो कानून के अंदर वो जो पहले प्रोटेक्शन था वो बिल्कुल पूरी तरह से ज़ीरो कर दिया गया है। और मुझे लगता है कि जो कानून ने इंट्रोड्यूस किया है इसकी जगह पे फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट, जिसके ऊपर भी अभी बातचीत की, और ये समझना थोड़ा सा मुझे लगता है ज़रूरी भी है, क्योंकि देखने में सरकार और बहुत सारे लोग इसको प्रेजेंट कर रहे हैं कि ये बड़ा प्रोग्रेसिव स्टेप है। देखो ये कितना इम्पॉर्टेंट है कि आपको 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, आपको 2 साल का फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, इस बीच में आपको कोई नहीं निकाल सकता। इस तरह से ही इसको पेश किया गया है। लेकिन ये जो पूरा फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट है, जो मैंने पहले बोला, ये एक इनसिक्योरिटी को ब्रीड कर रहा है। फिर से आपको एक इनसिक्योर स्लेव बना रहा है, क्योंकि आप अपनी नौकरी पे रोज़ ऑडिशन देने के लिए जा रहे हैं, आपके पास कोई सेफ्टी नहीं है कि कब आपको निकाल दिया जाए। और जो पूरा रेगुलर एम्प्लॉयमेंट का जो कानून गारंटी देता था, जिसमें हम जाके फिर भी थोड़ा बहुत कानून में दरवाज़ा या खिड़की खोलने की कोशिश करते थे, वो आज पूरी तरह से इसमें ख़त्म कर दिया गया है। एक और उदाहरण है ट्रेड यूनियन का, और हम लोग ट्रेड यूनियन के लिए अभी एक केस हमने डाला हुआ है जो पिछले 5 साल से वो भी पेंडिंग है, डोमेस्टिक वर्कर की ट्रेड यूनियन को रजिस्टर करने का। उसमें भी ये लोग कह रहे हैं, दिल्ली के अंदर ही जो नीचे ट्रेड यूनियन के वो है रजिस्ट्रार, वो कह रहे हैं कि डोमेस्टिक वर्कर्स जो हैं वो तो वर्कर ही नहीं है। अभी भी वही पुरानी सोच के साथ कि ये तो वर्कर ही नहीं है, इनको हम रजिस्ट्रेशन नहीं देंगे। लेकिन वो एक अलग मसला है, वो लड़ाई चल रही है। पर आज का कानून इसमें क्या कह रहा है, क्योंकि इस तरह से पेश किया गया कि जो असंगठित क्षेत्र है, जो खास तौर पे गिग वर्कर्स हैं, जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, वो सारे क्षेत्र है जिसको पहले वर्कर का दर्जा नहीं दिया जाता था, उनको हमने इसमें इंक्लूड किया है और उनको हमने वर्कर का दर्जा दिया है। ये एक झूठ बहुत ही बड़े लेवल पे बोला जा रहा है। इनफैक्ट आप कोई अखबार उठा के देखें, जब ये नए 4 कानून आए और इनके रूल्स बनाए गए, तब ये बड़े बड़े एडिटोरियल्स हर अंग्रेज़ी की अखबार में, हिंदी की अखबार में दिए गए, जो ये कह रहा है कि कितना प्रोग्रेसिव स्टेप है और बहुत ज़्यादा प्रो वर्कर की तरीके से इसको पेश किया जा रहा है कि इसमें वो सारे क्षेत्रों को भी डाला गया है जिन क्षेत्र को कानून 100 साल पहले तक एक्नॉलेज नहीं करता था। चाहे उसमें कंस्ट्रक्शन वर्कर हो, डोमेस्टिक वर्कर हो, या आपके अमेज़ॉन वर्कर हो, या आपकी अर्बन क्लास की औरतें हो, वो सबको इसमें डाला गया है, इनको वर्कर बनाया जा रहा है। लेकिन ये एक बहुत बड़ी भूल होगी अगर हम इसमें पड़ जाएं, क्योंकि
इनको वर्कर का दर्जा नहीं मिला है, उसमें भी कानून ये कहता है कि ठीक है, जैसे होता है ना कि ठंड है तो आपको एक कंबल दे दिया जाएगा, इसी प्रकार से कानून उनको देख रहा है। पूरा वर्कर का दर्जा ना देते हुए कह रहा है कि हम कोई बोर्ड बना देंगे, जिस बोर्ड में आप आकर अपनी ग्रीवियंसेस, अपने जो भी आपकी शिकायतें हैं वो शिकायतें रख सकते हैं, और फिर हम देखेंगे कि उन शिकायतों का क्या करना है। तो ये इस प्रकार से जो पूरा मज़दूरों का एक अधिकार था कि हम कोर्ट जाएं, यहाँ पे उस पूरे प्रोसेस को डिसमेंटल कर दिया है, ज़ीरो कर दिया है। तो आपके लिए सभी तरह से जो दरवाजे हैं वो बंद कर दिए गए हैं। और ट्रेड यूनियन में मेरे को लगता है जो चीज़ के ऊपर ज़्यादा बात नहीं हो रही वो ये है कि अगर 51% आपको ट्रेड यूनियन के अंदर सिटीज़न मेंबरशिप चाहिए, तो जो आप हमारी इस तरह की जो ट्रेड यूनियंस हैं, जो बहुत मिलिटेंट हैं, जो कलेक्टिव है, जो प्रोग्रेसिव है, जो फेमिनिस्ट हैं, जो एंटी कास्ट हैं, वो सारी ट्रेड यूनियन बाहर हो जाएंगी। आप देखिए हमारी जो साथी यहीं पे ही इसी यूनियन से जो आंगनवाड़ी की वर्कर्स हैं, उन्होंने अपना ट्रेड यूनियन बनाया है, वो भी एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऑर्गेनाइज कर रही हैं, चाहे वो आशा वर्कर्स हों। ये सारे ट्रेड यूनियंस में अगर आप 51% का रजिस्ट्रेशन ना दिखा पाएँ तो आप बाहर हैं। तो जो भी अगर मैनेजमेंट के खिलाफ या सरकार के खिलाफ बोलेगा, उसको कभी ट्रेड यूनियन का दर्जा ही नहीं दिया जाएगा। ये मुझे लगता है कि एक बहुत ही बड़ा अटैक है, क्योंकि जो भी डिसेंटिंग वॉइस होगा, वो डिसेंटिंग वॉइस को कभी रिकॉग्निशन कानून में मिलेगा ही नहीं। आप एक टेबल पे आके बैठ ही नहीं सकते, क्योंकि आपको कानूनी दर्जा ही नहीं है आप सामने आमने बैठ के इवन बार्गेन करने का या नेगोशिएशन करने का। ये इस कानून में किया जा रहा है। एक और चीज़ जो है राइट टू स्ट्राइक, इसके ऊपर भी बातचीत हुई है, और मैं ज़्यादा इलेबोरेट नहीं करूँगी, बस टच स्टोन ही कर रही हूँ, क्योंकि आप सब लोगों को इसके बारे में बताया गया है। लेकिन आप देखें राइट टू स्ट्राइक में अभी कानून क्या कर रहा है। पहले भी राइट टू स्ट्राइक के लिए आपको नोटिस देना होता था, अब वो ये कह रहा है कि सिर्फ नोटिस देने से नहीं चलेगा। कानूनी थ्योरी में आप स्ट्राइक तो कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकलिटी में स्ट्राइक ज़ीरो हो गई है। कैसे? क्योंकि वो ये कह रहा है ना सिर्फ अब पब्लिक यूटिलिटी, बल्कि हर क्षेत्र में कभी भी अगर कोई वर्कर का यूनियन कहे कि अब मैं स्ट्राइक करूंगा, मुझे अब ये कानून में मुझे अपनी पगार में इजाफा चाहिए, या ये जो आपका पूरा सिस्टम है ये तो बॉन्डेज का सिस्टम है, ये नियो बॉन्डेज का सिस्टम है, मुझे इससे मुक्ति चाहिए, तो क्या होगा? अगर आपका केस कंसिलिएशन में पड़ा, आप स्ट्राइक नहीं कर सकते। साथ में आपकी जो नोटिस देने का रिक्वायरमेंट है उसको 60 डेज कर दिया गया है। तो इस प्रकार से जो भी पॉसिबिलिटीज़ थी कानून के अंदर, जो बहुत ही लड़ाइयाँ लड़ के जीती गई थी, ये कोई चैरिटी थोड़ी थे पुराने कानून। जो भी पुराने कानून आए उस समय पे, ये कोई चैरिटी से थोड़ी आए कि उस समय नई सरकार बन रही है या ब्रिटिश है तो वो कह रहे हैं कि चलो आपको कुछ दे दिया। बहुत ही लड़ के, बहुत शहीदियों के बाद, शहादतों के बाद वो कानून मिले थे, और आज वो कानूनों को एक सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट सरकार, इंडिपेंडेंट देश में जो कहती है कि मैं, जो हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं वो खुद गरीब हैं और गरीब के परिवार से आते हैं, वो इसको पूरी तरह से नष्ट कर रहे हैं। और अब आप आगे देखें, जो कानून में पहले भी बात हुई कि आप कोर्ट में जा सकते थे, और मैंने आपको बताया कि हम थोड़ा बहुत पॉसिबिलिटीज़ को ओपन करने के लिए कोर्ट में भागते थे, वो पूरा सिस्टम आज ज़ीरो करके ये कहा गया है कि आप कंसिलिएशन ऑफिस में तो नहीं जाएंगे, लेकिन अब आप वो कंसिलिएशन ऑफिस में थोड़ा बहुत, जिसको डर डरा कर आप कभी कभी उनसे एक अच्छा ऑर्डर लिखवा लेते थे, उसकी जगह पे अब आपको अपने मैनेजमेंट के साथ बैठ के सबसे पहले बातचीत करनी पड़ेगी। तो आप ये देखिए, कोई वर्कर जाकर कंप्लेन कर रहा है, मान लीजिए कि यही डीटीसी के कुछ कर्मचारी है, आज डीटीसी को पूरी तरह से प्राइवेटाइज किया जा रहा है। कुछ वर्कर हमारे पास आए और वो कह रहे हैं कि अभी जो रेखा गुप्ता जी हैं वो कह रही हैं कि पूरा डीटीसी अब हम प्राइवेट उसको दे देंगे चलाने के लिए। तो वो जो सरकारी उनके पुराने केसेस रेगुलराइजेशन के चल रहे हैं, उसी के बीच में उनको लेटर आने शुरू हो गए हैं कि कल से तुम जाके इस प्राइवेट कंपनी के पास जाकर उसको रिपोर्टिंग करोगे। पूरे कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ है, लेकिन उसका पूरा लेटर आ गया है कि नए जगह पर यहाँ पे अब ये आपका मालिक है, उसको रिपोर्टिंग करो। और जो सरकारी रिपोर्टिंग थी वो सारे सिस्टम डिपो में नहीं आना, कल से अब तुम्हें प्राइवेट के पास जाना है। मैं इसको क्यों उदाहरण दे रही हूँ
क्योंकि अभी हम कोर्ट जा सकते थे, हम कोर्ट जाते थे। कल को क्या होगा कि अच्छा आपको बहुत तकलीफ़ है, आपको कोई दिक्कत आ रही है, तो जिस जगह पे आप काम कर रहे हैं उस जगह के अंदर ही बोर्ड बैठेगा जिससे आपको दिक्कत है वही जज होगा, और आपको उसको ही बताना है कि मुझे आपसे ये दिक्कत है। ये नया कानून कर रहा है जिसमें मैनेजमेंट ही जज है और आपको जिससे दिक्कत है वही आपका केस का सुनवाई करेगा। तो ये एक मजाक है जो मज़दूरों के साथ इस देश की सरकार ने बहुत बड़ा खेला है। और आखिरी में मैं बस इतना ही कहूँगी, ज़्यादा लंबा नहीं कहूँगी क्योंकि वही सेम बातें आ रही हैं, लेकिन मैं इतना बोलूँगी कि जो इस चीज़ को पुराना कानून जो रिकॉग्नाइज़ करता था कि दोनों जो हमारे लेबर है और जो हमारा कैपिटल है उसमें बैलेंस नहीं है, दोनों अनइक्वल है, कुछ लोग यहाँ हैं तो कुछ वहाँ हैं, उस बैलेंस को कम करने का कानून एक तरीका था, एक ज़रिया था जिसमें हम कानून की मदद लेते थे, कानून को वेपनाइज करते थे और लड़ाइयों को लड़ते थे। ऐसा नहीं था, और मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानती कि कानून से कभी वर्कर्स का बहुत भला हुआ है। बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मैं ये कह रही हूँ, क्योंकि जो भी कभी भी भला हुआ है वो हमेशा आंदोलन के थ्रू हुआ है। और जब देश की सड़कों पे आंदोलन होते हैं तब कोर्ट के अंदर भी फैसले चेंज होते हैं। आप फार्मर्स मूवमेंट को अगर हम फिर से वापस जाएं और हम उसको देखें तो जब किसान आंदोलन चल रहा था उससे तमाम कुछ वो हो सकती हैं कि किसान आंदोलन किस तरह से हुआ या कौन कौन उसमें था, लेकिन जब किसान आंदोलन चल रहा था और ये देश का मोदी सरकार के आने के बाद पहला आंदोलन था जिसने जीत हासिल की, तो जब किसान आंदोलन चल रहा है तो कोर्ट के अंदर, और किसानों ने कहा कि हम कोर्ट से बातचीत करेंगे लेकिन हम कोर्ट की बात नहीं मानेंगे, ये हुआ था। उन्होंने कहा कि ठीक है, जब उन्होंने कहा हम 26 जनवरी की रैली निकालेंगे तो कोर्ट में बहुत ज़्यादा कॉलिन सर भी उसमें थे, कोर्ट में ये चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में कि आप रैली कैसे निकाल सकते हो, आपको पहले गारंटी देना पड़ेगा कि लॉ एंड ऑर्डर वायलेट नहीं होगा। तो किसान नेताओं ने कहा कि हम ये गारंटी नहीं देंगे क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर हम वायलेट नहीं करते, जो लॉ एंड ऑर्डर है वो सरकार वायलेट करती है, जो वायलेंस है वो हम नहीं करते, जो वायलेंस है वो सरकार करती है। तो जब ये चल रहा है उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने जो 3 किसान के कानून आए थे उसको स्टे किया था। मैं इस उदाहरण को इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आंदोलन की ही आवाज़ से कोर्ट के अंदर और सरकार के अंदर आवाज़ जाती है। इसीलिए आज जब हम इस बात को कह रहे हैं कि ये तमाम जो श्रम कानून आए हैं वो श्रम कानून श्रम के तो फ्रेंडली नहीं है, वो कॉरपोरेट फ्रेंडली है, और वो पूरी तरह से हमारे अधिकारों को जब ख़त्म कर रहा है तो कानून की लड़ाई के साथ साथ आंदोलन जो सड़कों पे गूंजेगा उसी से ही कानून वापस हो सकते हैं। और जब जब कानून ने इस तरह से धोखा दिया है तब यूनियनाइज होके जो सड़कों पे आवाज़ें गूंजी हैं उसी से ही कोई सत्ता पलट हुआ है, उसी से सत्ता पलट होगा। और जिस तरह से भगत सिंह ने कहा था कि आज नई तरीके की लड़ाई है और हमें नई तरीके की उस लड़ाई में शामिल होना है, हमें लड़ना है, वही मुझे लगता है कि आज करने की ज़रूरत है। और मैं आप सबको ये ऑर्गेनाइज़ करने के लिए कन्वेंशन को आप सबको मुबारकबाद देती हूँ, और मैं इस चीज़ के लिए आपके साथ खड़ी हूँ कि जब जब सड़कों पे अब आवाज़ निकलेगी हम सब वकील लोग भी सड़कों पे आएंगे, क्योंकि कानून सिर्फ कोर्ट के अंदर नहीं होता बल्कि बाहर होता है, और बाहर की लड़ाइयों से ही कानून बदलते हैं, कानून बेहतर होते हैं। और कानून अगर वर्कर्स का, मज़दूरों का, दलितों का, अल्पसंख्यकों का फ्रेंडली ना हो तो ऐसे कानून की ज़रूरत नहीं है, ऐसे कानून को बॉयकॉट करने की ज़रूरत है। और यही आज का दौर है और यही आज का दौर हमसे मांग भी कर रहा है। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद।